आप राजस्थान में हैं, यहाँ खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह का ज्यादातर लोग जिक्र नहीं करते, जबकि बीज नहीं छोड़े जाने चाहिए ऐसा माना जाता है। बीज होंगे तो वृक्ष अपने आप बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अजीत सिंह का कोई जिक्र नहीं करता। तो महाराजा अजीत सिंह के बारे में बिना बताए पूरा स्वामी नहीं जी का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। जी जी। तो पिताजी ने मुझे आके पूछा कि तुम्हें एमएससी नहीं करना है क्या, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी जी। और यूनिवर्सिटी में रैंक मिले ये भी पक्का था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मार्क्स मिलते हैं लेकिन मुझे ज्ञान मिल रहा है ऐसा नहीं लगता है, जी जी। तो मैं उधर ही जाना चाहूंगी। तो एक बार जब मैं बालवाड़ी विजिट करने गई थी तो लंच अवर था, हमने बच्चों को बोला कि जाके खाना खा के आ जाओ। बच्चे गए और एक बच्चा तुरंत वापस आया। तो मैंने कहा अरे तुम्हारा खाना इतना जल्दी हुआ? तो वो बोला आज हमारे घर में खाना ही नहीं। मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक महान और महनीय शख्सियत हैं, निवेदिता जी भिड़े हमारे साथ हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष हैं और एक प्रभावी जमीनी स्तर पे काम करके कई सारी चीजें डेवलप की। कहानी जानना चाहेंगे दीदी, आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी एक जैसे कार्यकर्ता की कहानी होती है वैसी कहानी है जी। मैं वर्धा से हूँ। जी, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। और जब मैं क्लास 8वीं में थी, 8वीं कक्षा में, जी जी जी। तो उस समय मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत पुस्तकें पढ़ती थी, मेरे घर में भी बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकें आते थे, विनोबा जी, साने गुरु जी, स्वामी राम तीर्थ वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा जीवन जीना है जहां मैं किसी की सेवा कर सकूं, और वो भी बहुत अंदरूनी क्षेत्र में जाकर मैं कुछ सेवा कार्य कर सकूं। तो तब तो मुझे पता नहीं था कि ये करना तो मैं कैसे करूंगी जी। फिर जब मैं कक्षा 9 में थी तब मैंने शारदा मिशन के बारे में पढ़ा जी, रामकृष्ण शारदा मिशन। क्योंकि उस समय ऐसा कोई संगठन था नहीं कि जहां स्त्री पूर्ण रूप से जाते हुए काम कर सके जी जी। यानी संगठन थे लेकिन उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे लगा यहाँ तो मैं फुल टाइम जाके काम कर सकती हूँ। फिर बाद में जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तब 11th मैट्रिकुलेशन होता था, तब मैंने विवेकानंद केंद्र के बारे में पढ़ा जी। तो मुझे लगा मेरे स्वभाव के लिए शायद ये ज्यादा सही है जी। बिल्कुल। तो फिर मैंने निर्णय किया कि मैं विवेकानंद केंद्र में जाऊंगी जी। फिर जाके मैंने मेरे माँ पिताजी को बताया जी। बिल्कुल। तो पिताजी बोले जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ ग्रेजुएट होना है, मिनिमम ग्रेजुएशन करके ही जा सकते हैं जी। तो मैंने कहा कि फिर आप मुझे जाने देंगे? वो बोले हाँ तुम ग्रेजुएशन तो कर लो फिर देखेंगे। फिर मैं जैसे ही मेरे बीएससी फाइनल ईयर का आखिर का पेपर लिखा, मैं घर आई और मैंने कन्याकुमारी में पत्र लिखा जी। तो मुझे कन्याकुमारी से उसका जवाब आया कि आप इस दिन नागपुर में जाके एकनाथ जी रानडे जो विवेकानंद केंद्र के संस्थापक पढ़ी है मैंने, उत्तिष्ठ जागृत। हाँ हाँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों को उन्होंने संकलित किया है, तो वहां जाके आप उसको पढ़िए। सॉरी, उनसे मिलिए। एकनाथ रानडे जी। तो मैं उनको मिलने गई तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। फिर वो बोले कि तुम बहुत छोटी हो, क्योंकि उस समय मेरा 19 भी पूरा नहीं हुआ था जब इंटरव्यू हुआ जी। तो उन्होंने कहा तुम 2-3 बरस बाद आओ। तो मैंने कहा कि मुझे तो एक काम करना है, आप नहीं लेंगे तो फिर मैं और कहीं जाके काम करूंगी। हाँ करूंगी तो अभी। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा कहाँ जाओगी? मैंने कहा मैं बाबा आमटे के यहाँ जाऊंगी। तो वो बोले कि तुम कितना भी चाहे, तुम्हारे माँ पिताजी थोड़ी तुम्हें छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने 3 बरस पहले ही बता दिया है। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं उनको मिलने आऊंगा। और फिर एकनाथ जी जब, तब तो उनको दिल्ली जाना था, दिल्ली से वापसी में वो वर्धा में उतरे और वो हमारे घर आए। उस समय तो टेलीफोन वगैरह कुछ था ही नहीं, यानी मोबाइल तो दूर है। तो ये 1977 की बात है जी। तो फिर वो घर आए, फिर उन्होंने माँ पिताजी को पूछा, तो पिताजी ने मुझे आके पूछा कि तुम्हें एमएससी नहीं करना है क्या, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी और यूनिवर्सिटी में रैंक मिले ये भी पक्का था।
तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मार्क्स मिलते हैं लेकिन मुझे ज्ञान मिल रहा है ऐसा नहीं लगता है, जी जी तो मैं उधर ही जाना चाहूंगी। तो पिताजी ने अनुमति दे दी। फिर उन्होंने मेरे माँ को पूछा, एकनाथ जी ने, जी निकलते समय, कि क्या आप आपके बेटी को भेजेगी? जी। तो मेरी माँ तो रोने लग गई लेकिन माँ ने ना नहीं बोला। ये बहुत, मेरा बहुत भाग्य है ये जी। कि पिताजी माँ। क्या करते थे जी आप? पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे। पोस्ट ऑफिसर की बेटी, ये सोच, और फिर पद्मश्री तक का सफर कैसा लगता है आपको? मतलब एक कहानी जैसा नहीं एक्चुअली लगता? क्या है ना नहीं है, क्या है ना कि मैं गई जी। कन्याकुमारी, फिर हमें प्रशिक्षण देके, मेरा अरुणाचल में पोस्टिंग हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन मैं निकलने के पहले ही मुझे कुछ किडनी की समस्या हुई, तो उस समय वहाँ डॉक्टर वगैरह तो नहीं थे, तो इसीलिए मैं फिर कन्याकुमारी में ही रहते हुए वहाँ के गांव में काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे अलग अलग दायित्व में काम किया। कन्याकुमारी वाली एक कहानी, ये जैसे अपन कल बात कर रहे थे, आपने कहा बच्चों के लिए कुछ खाने वाला कुछ आप किस्सा सुना रहे थे, वो मैं जानना चाहूंगा कि बच्चे को आपने छुट्टी दी और वो तुरंत लौट आया। हाँ। क्या किस्सा था दीदी? वो ऐसा है कि हमने कन्याकुमारी के गांव में काम शुरू किया, जी तो हमने 10 बालवाड़ियाँ शुरू की पहले। जी और जो मोबाइल मेडिकल वैन था, उसमें मैं जाते हुए मैं बच्चों के संस्कार वर्ग लेती थी। तो एक बार जब मैं बालवाड़ी विजिट करने गई थी, तो लंच अवर था, हमने बच्चों को बोला कि जाके खाना खा के आ जाओ। बच्चे गए और एक बच्चा तुरंत वापस आया। तो मैंने कहा, अरे तुम्हारा खाना इतना जल्दी हुआ? तो वो बोला, आज हमारे घर में खाना ही नहीं। यानी उसने ऐसा बोल दिया कि बहुत बार खाना होता ही नहीं है। सहज भाव से बोला हो। सहज भाव से। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। यानी इतना छोटा बच्चा, 3.5 बरस का, लेकिन खाना है तो खाना है, नहीं है तो नहीं खाना है। तो मैं जब वापस आई, तो बाकी कार्यकर्ताओं के साथ फिर हमने विचार विमर्श किया कि क्या कर सकते हैं। फिर हमने सोचा, हम अमुद सुरभि योजना शुरू करेंगे। अमुद सुरभि ये तमिल नाम है जी। इसका अर्थ ऐसा है, द्रौपदी को जो सूर्य ने पात्र दिया था, अक्षय पात्र, अक्षय पात्र, उस अक्षय पात्र का नाम तमिल में अमुद सुरभि है। तो हमने अमुद सुरभि योजना शुरू की, जिसमें हम जिसमें हम गाँव में जाकर लोगों को एक थैला देते थे। जी जी जी। और उस थैले में उनको कहते थे, रोज खाना पकाते समय आप एक मुट्ठी चावल उसमें डालिए। क्या बात है, एक मुट्ठी। और हम जाके वो इकट्ठा करते थे, फिर हमने उसमें खाना पका के लोगों को देना शुरू किया, बच्चों को देना। फिर जब हमने ये शुरू किया, धीरे धीरे बाकी लोगों को पता चला। तो कुछ लोग जैसे किसान है, जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने उस समय तुरंत एक बोरा लाके देने लगे। फिर दुकानदार है, उन्होंने होलसेलर, वो तो कभी कभी 200 किलो भी लाके देते थे। तो ऐसा करते 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 आज लोग अपने से लाके देते हैं। सामाजिक सिस्टम हाँ, एक अच्छा डेवलप। आज हमें जाके इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। तो यानी ऑलमोस्ट 78,000 किलो चावल हर बरस हम इकट्ठा करते हैं। हर बरस यानी 78 टन हो गया। हाँ जी। इतना चावल इकट्ठा करते हैं सारे बच्चों को। अभी वहाँ 76 बालवाड़ीज है, तो बालवाड़ीज के सारे बच्चों को खाना खिलाते हैं। फिर गरीब घरों में जो वृद्ध होते हैं, उनके नाम से एक एक बोरा देते हैं। एक सवाल मैंने कल पूछा था आपको, विवेकानंद जी का अक्सर सभी जिक्र करते हैं, आप राजस्थान में हैं, यहाँ खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह का ज्यादातर लोग जिक्र नहीं करते, जबकि बीज नहीं छोड़े जाने चाहिए ऐसा माना जाता है। बीज होंगे तो वृक्ष अपने आप बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अजीत सिंह का कोई जिक्र नहीं करता। एक्चुअली जब स्वामी जी का जीवन बताते हैं तो महाराजा अजीत सिंह के बारे में बिना बताए स्वामी जी का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि उन्होंने ही स्वामी जी को, आप ये विवेकानंद नाम धारण कीजिए। स्वामी जी अलग अलग नाम से जाते थे, लेकिन उन्होंने बोला आप इसी नाम को रखिए। विवेकानंद नाम खेतड़ी महाराजा उन्होंने दिया। फिर जैसे उनकी आने जाने की जो व्यवस्था थी वो उन्होंने की। फिर स्वामी जी के घर में भी बहुत बहुत बुरी हालत थी, आर्थिक संकट था। तो खेतड़ी के दीवान जी भी बीच बीच में जाके उनके माँ को मदद करके आते थे। तो कहते हैं ना, उनके पास गए, गुरुदेव के पास, और कहा माँ से मांग लो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो।
हाँ, वो भी है उनके जीवन की कहानी। दूसरा ऐसा भी है कि अजीत सिंह जी को बेटा नहीं था, जी तो उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की। स्वामी जी बोले मैं तो ऐसा कुछ चमत्कार वगैरह करता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मन से प्रार्थना करूंगा, और अजीत सिंह को बेटा होता है। जी बिल्कुल। तो तो एक युग में था, दोनों की उम्र लगभग हाँ समान थी। हाँ 1901 में अजीत सिंह जी का भी निधन हो गया, हाँ, असामयिक निधन, और स्वामी जी भी बहुत कम उम्र में चले गए। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आपके समय का मुझे भान है दीदी, तो पद्मश्री निवेदिता जी पहले एक भगिनी निवेदिता रहे हैं, तो क्या वापस आ गई वो निवेदिता? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, जी। लेकिन ये है आपका कि जो उनका जेल जीवन था, भी आपका मेरे लिए जो, प्रेरणा जी है। आपकी जो ऊर्जा थी, मुझे जाना ही है, आप नहीं जाओगे तो कहीं और जाओगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ईश्वर ने एक वापस कॉपी पेस्ट की है चीज। एक्चुअली ऐसा है ना कि हम सारे ही मनुष्य जो है, जी हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है। जी हम किसी परिवार, समाज, राष्ट्र में जन्म लेते हैं। जी इस सृष्टि में एक जगह हम है, तो हमारा योगदान उसमें होना है। जी बिल्कुल। और इसीलिए सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए जो आवश्यक है वो करना ही है, जी दीदी। लेकिन मेरा कोई निश्चित समय, ऊर्जा और धन ये समाज हित में, ये राष्ट्र हित में लगना है, जी ये इस पर्यावरण के संरक्षण में लगना है। जी ऐसा निश्चय लेके हर एक ने जीवन जीना है। जी फिर उसका डिग्री कम ज्यादा हो सकती है, जी बिल्कुल। उसकी मात्रा कम अधिक हो सकती है, लेकिन हम सबका जीवन ऐसा योगदान करने वाला होना है, जी जी तभी वो मनुष्य जीवन होगा, तभी वो परिपूर्ण जीवन होगा। जी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आपको पद्मश्री मिला, क्या लाइफ या विचार में बदलाव आया या एक्चुअली किसके, मतलब आपकी जो विचारधारा है उसमें मैं जिस काम में हूँ उसी में हूँ। उसी ऊर्जा के और साथ? मुझे इसका भी पूरा भान है कि जब कोई संगठन, मैं विवेकानंद केंद्र संगठन की जीवन व्रती कार्य करती हूँ, जी तो हम जो भी काम करते हैं अकेला कोई नहीं करता है। एक्चुअली सब लोग मिलकर ही समन्वित करते हैं। प्रयास। हाँ, वो सबके प्रयास होते हैं। तो अभी ठीक है, मुझे पद्मश्री मिला, लेकिन मैं वो मेरा नहीं मानती, वो सब वो संगठन का क्या है। बात है। तो इसीलिए जीवन जो पहले कार्यकर्ता भाव से चलना है वैसा ही चल रहा है। तो असली मायनों में जो संत होते हैं वो पुरानी जिस तरह से आप माइथोलॉजिकल पिक्चर्स में देखते हैं वैसे नहीं होते। आज की दुनिया में ऐसे संत हमारे बीच हैं। ईश्वरीय कृपा इन पे रही कि जीवन की शुरुआत में ही आपको लक्ष्य मिला और उस लक्ष्य पे आजीवन चल रहे हैं। दीदी निवेदिता जी भिड़े हमारे पद्मश्री हैं भारत के, और हमें आपके कर्म पे, कृतित्व पे गर्व है और आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।